स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके जो टेंस हैं वो एडवांस लेवल के टेंस, जिसके अंदर टेंस के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले टेंस की कुछ चीज़ें हैं वो समझ लीजिए और फिर हम मेन कॉन्सेप्ट्स पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो एक छोटा सा टेबल समझ लेते हैं। अगर हम टेंस करने जा रहे हैं तो एक टेंस का छोटा सा टेबल समझते हैं, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो टाइम और दूसरा स्टेट। तो टाइम और स्टेट को समझना है। तो टाइम हमारे पास तीन है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। टाइम हमारे पास तीन है और स्टेट चार हैं। स्टेट हमारे पास चार हैं, दैट इज इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टेट हमारे पास ये चार हैं। स्टेट होता है एक्शन के होने का तरीका। बेटा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम है कि एक्शन किस समय में हुआ, और स्टेट चार हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि एक्शन किस तरीके से हुआ, किस समय में हुआ, किस तरीके से हुआ। तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का फॉर्म है विच शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो जो टेंस है वर्ब का फॉर्म है विच शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किसमें क्या वर्ब लगती हैं। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करें तो हम यूज करेंगे या तो V1 या V5। V1 कौन सा होगा? V1 होगा जिस वर्ब में एस और ईएस नहीं है, जैसे गो। और V5 क्या होगा? जिस वर्ब में एस और ईएस है। जिस वर्ब में एस और ईएस है तो वो V5 होगा, जैसे कि गोज। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए डूडस, और स्टेट बताने के लिए हम V1 का इस्तेमाल करते हैं और इनके बीच में हम लगाते हैं नोट, डूडस नोट प्लस V1। तो ये होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बेटा प्रेजेंट के लिए हम लगा देंगे इज एम आर। प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे इज एम आर, और बेटा कॉन्टिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे V4। तो V4 का मतलब है वर्ब के साथ ING का यूज। V4 का मतलब है वर्ब के साथ ING का यूज। फिर आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट पर आए तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे हैज हैव, और बेटा परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विपिन कुमार आपने पूछा कि स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बेटा स्पोकन का क्लास होता है लेकिन वो मैं अलग कंडक्ट करता हूं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास मैं नहीं लेता। ठीक है बेटा। रुपेश, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, विपिन तुम्हारी बात का जवाब दे दिया मैंने, है ना। तो अभी इतना कर लिया कि भाई हैज प्लस V3। अब अगर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे हैज हैव, प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे हैज हैव, परफेक्ट के लिए यूज करेंगे बीन, और कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करेंगे V4। V4 मतलब वर्ब के साथ ING। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बनेगा? इससे बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अगर हम आए तो यहां पर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम यूज करेंगे इस डूडस की जगह कर देंगे डिड, है ना, और नेगेटिव बनाने के लिए नोट, और V1 हमारा रहेगा। तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट के लिए तो हम यूज कर लेंगे वाजवर। पास्ट के लिए हम यूज कर लेंगे वाजवर, इज एम आर की जगह वाजवर, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे वही V4। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है, हैज ए प्लस V3, तो पास्ट करने के लिए हम कर देंगे हैड, और बेटा परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट के लिए हम करेंगे हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चल जाए हैड बीन, तो बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पता चलेगा परफेक्ट, ये बना पास्ट परफेक्ट, और कंटिन्यूअस के लिए V4, तो बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर को बताने के लिए हम यूज करेंगे शैल विल, इससे पता चला फ्यूचर, और V1 से पता चलेगा इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आगे आते हैं कि ये हुआ शैल विल, और इससे पता चला फ्यूचर, और V4 से कंटिन्यूअस, तो ये बना फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन तो कंटिन्यूअस के अंदर हम बी का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और V4 से पहले बी का फॉर्म होता है, V4 से पहले बी का फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये V4 से पहले बी का फॉर्म। अब आ जाते हैं परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट पर, तो फ्यूचर के लिए तो हम लगाएंगे शैल विल, फ्यूचर के लिए हमारा यूज होगा शैल विल, और परफेक्ट के लिए यूज होगा V3, तो फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, शैल विल हैव प्लस V3, क्यों? क्योंकि शैल विल मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V3 से पहले आता है हैव का फॉर्म, V3 से पहले आता है हैव का फॉर्म। ठीक है, अब आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर के लिए हम लगाएंगे शैल विल, परफेक्ट के लिए लग जाएगा बीन, परफेक्ट के लिए लग जाएगा बीन, और कंटिन्यूअस के लिए V4, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मॉडल के बाद डायरेक्ट V3 तो नहीं लगा सकते, तो मॉडल के बाद आपको हैव देना पड़ेगा। क्यों? मॉडल के बाद V1 और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है। वही बात यहाँ है, मॉडल के बाद V1 और V3 से पहले हैव आता है। तो ये हमारी एक छोटी सी टेबल है जो पूरे टेंस में इस्तेमाल होगी। जो टेंस जो होता है वो टाइम और स्टेट को देखकर इस्तेमाल होता है। टाइम एक्शन किस समय में हुआ और स्टेट एक्शन किस तरीके से हुआ। तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बेटा हेल्पिंग वर्ब टोटल 4 हैं, हेल्पिंग वर्ब टोटल 4 हैं और मेन वर्ब टोटल 3 हैं। और टेंस ही नहीं, पूरा इंग्लिश इन 7 वर्ब से बना है। फिर समझ लो, देर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और 7 टाइप्स ऑफ वर्ब को तरीके से घुमा फिरा कर हमें दे दिया। जैसे छोटी सी बात समझे, A to Z टोटल 26 लेटर्स हैं हमारे, और इस पूरी दुनिया के अंदर पूरी डिक्शनरी अगर बनाई जाए तो नियर अबाउट 20 लाख वर्ड्स बनते हैं। नियर अबाउट, ऊपर नीचे थोड़ा 20 लाख वर्ड्स बनते हैं इन 26 लेटर्स से। तो 26 लेटर्स का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनके कॉम्बिनेशन से हमने कितने बना दिए, क्या कहते हैं, 20 लाख के आसपास वर्ड बना दिए। यही गिनती जो होती है 0 to 9 ही तो होती है बेटा। अब इस 0 to 9 का कॉम्बिनेशन इतना है कि अरबों खरबों तक गिनती बना दी हमने। तो यही बात मैं यहां बता रहा हूं। तो टोटल जो वर्ब हैं वो 7 हैं, मेन वर्ब 3 हैं और हेल्पिंग वर्ब 4 हैं। इन 7 हेल्पिंग वर्ब से पूरी इंग्लिश का निर्माण हो गया है। पूरी इंग्लिश, हर टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन, पॉजिटिव, कंडीशनल, हर टॉपिक इन 7 वर्ब से ही बना है। वो कौन से 7 वर्ब हैं, इनको और समझ लो। मैंने बताया कि जैसे बात कर रहे हैं कि मेन वर्ब, तो बेटा मेन वर्ब जो हैं टोटल मेन वर्ब जो हैं वो 3 हैं संख्या में, और हेल्पिंग वर्ब जो हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमारी 4 हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 4 हैं। तो 3 हेल्पिंग मेन वर्ब कौन कौन सी हैं? तो बेटा अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं, तो 3 ही मेन वर्ब हैं बेटा। एक मेन वर्ब है डू वाली वर्ब। बेटा वो हर वर्ब डू वाला वर्ब है जो एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, धोना सोना, उठना बैठना, जीना मरना। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक एक्शन है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक एक्शन है, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं तो देखना एक एक्शन है, आप मेरी तरफ देख रहे हो तो देखना जो है एक एक्शन है। तो पॉइंट इज कि जो भी एक्शन होता है, इवन पल के झपकना, ब्लिंक,
ये भी एक एक्शन की कैटेगरी में आता है। जिस वर्ड से किसी भी काम के होने का पता चले वो वर्ब डू वाली वर्ब होती है। वो किसको बताती है? किसी भी एक्शन को, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी काम, तो वो हमारा डू वाला वर्ब होगा। दूसरी वर्ब आती है दैट इज हैव। दूसरी मेन वर्ब है हैव। ये वर्ब क्या करती है? ये बताती है कि सब्जेक्ट के पास क्या है। डू वाली वर्ब बताती है सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, हैव वाली वर्ब बताती है सब्जेक्ट के पास क्या है, पोजीशन। इट शोज पोजीशन। पोजीशन बोले तो ये कहता है, ये बताता है मालिकाना हक। ये बताता है मालिकाना हक कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ है। और बात करते हैं फिर बी वाली वर्ब की। तो अगर हम बी वाली वर्ब की बात करें तो ये तीसरी और आखिरी मेन वर्ब है जो ये बताती है सब्जेक्ट क्या है। ये काम करती है लिंक का, ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब का मतलब है लेफ्ट और राइट को इक्वल बताना। लिंकिंग वर्ब का मतलब है राइट और लेफ्ट को इक्वल बता देना। तो ये काम करती है लिंक बताने का, ये बात करती है लिंक बताने का। ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, वो ये पूछती है और ये बताती है, पूछती नहीं, ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेन, अब तो मेन वर्ब क्लियर हुई, चलो हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर कर देता हूं यहां पर ही कि इनके फिर एग्जांपल भी देता हूं। हेल्पिंग वर्ब, यहां बात कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 4 हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 4 हैं। तो बेटा यही जो मेन वर्ब हैं, पहले तो ये जो मेन वर्ब हैं, नल व्हाट यू वांट टू से, नल बेटा व्हाट यू वांट टू से, प्लीज क्लियर इट क्लियरली। मनीष कुमार, हाय हेलो। देखिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास टोटल 4 हैं। तो ये जो 3 मेन वर्ब है ना, ये जो 3 मेन वर्ब हैं, ये जो 3 मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं। एग्जाम्पल सबके मिलेंगे। डू हैव और बी, ये डू हैव और जो ये बी है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। ये मेन वर्ब भी बनती हैं तो ये काम करती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बनती है तो टाइम का काम करती हैं। तो और एक होती है मॉडल, एक होती है मॉडल। तो ये 4 हेल्पिंग वर्ब हैं टोटल। अब इनका मैं छोटा सा यूज यहीं क्लियर कर देता हूं, इनको नोट कर लेना, समझ लेना, नोट कर लेना, समझ लेना रिकॉर्डेड वीडियो में। मनीष कुमार, राम राम भाई, राम राम। मैं बता रहा हूं कि इनको रिकॉर्ड लिख लेना जब रिकॉर्डेड, अभी तो लाइव क्लास है, जब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे अभी तो समझ लो, जब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो इनको नोट कर लेना, समझ लेना। हाँ जी, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, 4 हेल्पिंग वर्ब हैं और 3 मेन वर्ब। तो ये जो 3 मेन वर्ब है यही हेल्पिंग वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब होती हैं, जब ये तीनों मेन वर्ब होती हैं तो ये एक्शन, पोजीशन और लिंक को बताती हैं। जब ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो ये तीनों बताएंगे सिर्फ टाइम, ये तीनों बताएंगे टाइम। और मॉडल्स का एक ही काम है, दैट इज मूड। जो वर्ड है ना मॉडल, ये जो मॉडल वर्ड बना, ये किससे बना? ये वर्ड बना मूड से। मूड क्या होता है? मूड भी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है। तो अभी होमवर्क देखें। बेटा अब जरा आप, मैं होमवर्क आपको प्रोवाइड करता हूं। बेटा अब मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करता हूं क्या, कि आपको मूड, यूट्यूब पर मूड टाइप कर देना और ग्रामर ऐसे लिख देना, मूड ग्रामर, है ना। और उसके अंदर वीडियोस आ जाएंगी कुछ टीचर्स की, तो 2-4 टीचर्स की वीडियो देख लेना, मूड क्या होता है। ठीक है, तो मॉडल्स भी मूड को ही बताता है। मूड के कितने ही टाइप हैं। मूड क्या होता है? वही जो हमारा ऑन और ऑफ होता है कि यार मूड ऑफ हो गया, समझ रहे हैं, मूड ऑफ हो गया। लेकिन कभी ऐसे नहीं कहते मूड ऑन हो गया। ठीक है, लेकिन जो मूड होता है ना, मैं उसी मूड की बात कर रहा हूं जो हमारा कभी कभी सही रहता है, कभी कभी खराब हो जाता है। समझ रहे बेटा बात को? तो यहां पर ये उसी मूड की बात कर रहा है। नल बेटा सॉरी टू से बेटा मुझे ना आपका अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बट अब एक काम करो, जो भी आपकी समस्या है ना बेटा, डोंट फील शाय, उसे आप हिंदी में लिखकर बता दो प्लीज बेटा, फॉर मी, डू इट फॉर मी, कि उसे आप हिंदी में लिखकर बता दो। बेटा आपका अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा हायर है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो मुझे थोड़ा सा बाउंस मार गया। बेटा सॉरी टू से आप मुझे हिंदी में लिखकर ये क्वेश्चन पुट कर लीजिए प्लीज़, फिर मेरे समझ में आएगा तो मैं अच्छा रिप्लाई कर पाऊंगा। प्लीज़ बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना।
तो मैंने क्या बताया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब 4 है, डू, हैव, बी और मॉडल। तो ये डू, हैव और बी जो हैं, तो डू और हैव बी तो यहाँ पर भी लिखा, लेकिन कहता है जब ये मेन वर्ब होते हैं तो ये एक्शन पोजीशन लिंक बताते हैं, ठीक है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो ये टाइम, और जो मॉडल्स होते हैं वो स्पीकर का मूड बताते हैं, कि स्पीकर का मूड कैसे बताते हैं, कि जब स्पीकर बोल रहा है तो स्पीकर के मूड के अकॉर्डिंग हम मॉडल चेंज करते हैं, स्पीकर के मूड के अकॉर्डिंग मॉडल चेंज करते हैं, ठीक है। होमवर्क मैंने दे दिया, यूट्यूब पर जाकर आप मूड की वीडियोस देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनके एग्जांपल्स लेते हैं। तो टोटल 7 वर्ब हैं, अब इनके एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। अब हमने एक एग्जांपल लिया, पहले तो मैं डू, हैव और बी का मेन वर्ब के रूप में इनका यूज बता दूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, राम लर्न्स इंग्लिश, राम लर्न्स इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है। तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ये कुछ एक्शन कर रहा है, तो ये जो एक्शन कर रहा है ना, तो जो वर्ब एक्शन को डिनोट करेगी वो डू वाली वर्ब होगी, तो ये लर्न्स डू वाला वर्ब है, लर्न्स डू वाला वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा राम हैज, किधर, राम हैज ए कॉस्टली पेन। अब हमने जो ये हैज लिखा, ये हैव वाला वर्ब है, ये हैज लिखा, ये हैव वाला वर्ब है। ये क्या बता रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट राम है ना, ये जो सब्जेक्ट राम है इसके पास, तो यहां पर ये हैज का मतलब है के पास, मतलब ये हैज बता रहा है पोजीशन, पोजीशन मतलब ये वर्ब बता रहा है ये जो सब्जेक्ट है इस कॉस्टली पेन का मालिक है, ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है इस कॉस्टली पेन का मालिक है, हैज बता रहा है मालिकाना हक, तो इसलिए ये जो हैज है ये हैव वाला वर्ब, इस वक्त ये मेन वर्ब के रूप में बात बता रहा हूं, मेन वर्ब के रूप में, अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी बात आएगी। तो अब आता है अगला, तो मैंने कहा बी वाला वर्ब, तो पहले ये था कि सब्जेक्ट क्या काम करता है जी, अंग्रेजी सीखता है। दूसरा था कि भाई सब्जेक्ट के पास क्या कह रहा है, उसके पास एक कॉस्टली पेन है। अब पूछ रहा है राम खुद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो हमने कहा राम इज ए स्टूडेंट, हमने कहा राम इज ए स्टूडेंट। तो बेटा यहां पर हमें एक चीज क्लियर करनी है कि एक तो ये जो इज है ना, ये इज जो है ये बी का फॉर्म है, इज जो है ये बी का फॉर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे लर्न्स लिखा, तो लर्न की 5 फॉर्म होंगी, लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ऐसे ही बी की भी फॉर्म्स होती हैं बेटा, बी की भी फॉर्म्स होती हैं। तो बी की जो फॉर्म्स होंगी वो अकॉर्डिंगली कहता है इज एम आर, तो ये इज एम आर जो है ये बी का फॉर्म है, ये वाजवा जो है ये बी का फॉर्म है, ये बीन जो है ये बी का फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म बीइंग जो है ये भी बी का फॉर्म है, और इवन बी भी बी का फॉर्म है। अब ये मेन वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब, क्योंकि मैं भी मेन वर्ब समझा रहा हूं, ये मेन वर्ब के रूप में इक्वल टू लिंकिंग का, ये लिंक का काम करते हैं। लिंक मतलब इक्वल टू मतलब राइट और लेफ्ट को एक समान बताएंगे, एक जैसे होते हैं लेफ्ट और राइट। तो यहां पर हमने इज लिखा, तो अगर मैं इज हटा दूं, अगर मैं यहां से इज हटाकर और इसकी जगह पर इक्वल टू लिख दूं, इसकी जगह पर इक्वल टू लिख दूं, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जो राम है वही एक स्टूडेंट है, जी स्टूडेंट कौन है जी, वो राम है। तो ये जो इज है इक्वल टू का काम कर रहा है कि नहीं, तो ये इज इक्वल टू का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो हमने इज लगाया, ये जो इज लगाया ये लिंकिंग वर्ब है, ये जो इज लगाया लिंकिंग वर्ब, क्योंकि राइट और लेफ्ट को वो इक्वल कर रहा है, इस राइट और इस लेफ्ट को इक्वल, ऐसे देख ले तो इस लेफ्ट और इस राइट को इक्वल कर रहा है, कैसे भी समझ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये बी वाली वर्ब, तो ये मेन वर्ब है। तो जब डू वाली वर्ब, हैव वाली वर्ब, बी वाली वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगी तो किसको, एक्शन को, पोजीशन को और लिंक को बताती हैं। किसको, एक्शन, पोजीशन और लिंक, ये हुई मेन वर्ब। अब इनका हेल्पिंग वर्ब के रूप में रूप देख लो, हेल्पिंग वर्ब में कैसे आती हैं। देखें, मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने लिखा कि राम डज नॉट टेल ए लाई, कहता है राम झूठ नहीं बोलता है, राम झूठ नहीं बोलता है। तो यहां पर हमारा एक छोटा सा पॉइंट है
कि जो V1 होता है, ये V1 से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी या तो डू की और या फिर मूडल। ये छोटा सा पॉइंट है, अभी मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा। V1 से पहले या तो डू या मूडल का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये जो टेल है ये V1 है, इससे पहले आप डू का मूडल लगा, डू का हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर जो डू है वो अब हेल्पिंग वर्ब, अभी डू वाली वर्ब आ गई थी, वो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और ये मेन वर्ब भी। एक एग्जांपल और देता हूं अच्छा समझाने के लिए। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट या आई डू दिस टाइप ऑफ वर्क। मैंने कहा आई डू दिस टाइप ऑफ वर्क। अब मैंने इसी को कहा, सॉरी बेटा, अब मैंने इसी को कहा आई डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। आई डू नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। अब आप इन दोनों सेंटेंस में देखिए, यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है और यहां पर भी डू है। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने, समझे। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे पहचाने, तो तरीके बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं, फिर भी एक छोटा तरीका, जिस वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है तो समझ लो वो मेन वर्ब है। बेटा तरीके बहुत सारे हैं, बस एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, अगर जिस वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है, जिस वर्ब के बाद सॉरी वर्ब है, तो पीछे वाली हेल्पिंग वर्ब होंगी सारी। लेकिन जिस वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है तो समझ लो वो मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में देखें, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो मतलब ये मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में देखें, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है। तो अब इस सेंटेंस में देखें कि इसके बाद वर्ब आ गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पीछे रहती है, आगे नहीं आती, और मेन वर्ब हमेशा आगे रहती है। मेन वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं होती। छोटा सा पॉइंट है ये समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं यार, डू ही तो हेल्पिंग वर्ब है, डू ही तो मेन वर्ब है। तो मैंने क्या बताया, डू हैव और बी, डू हैव और बी, ये तीनों जो है ये मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब मेन वर्ब के रूप में ये एक्शन, पोजीशन और लिंक बताती हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सिर्फ टाइम बताएंगी, और टाइम दो ही बताएंगी, प्रेजेंट और पास्ट। ये दो ही टाइम बताएंगी, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर क्यों नहीं बताती, क्योंकि फ्यूचर शैल विल से पता चलता है, और फ्यूचर शैल विल से पता चलता है तो वो डू की फॉर्म नहीं है, वो डू की फॉर्म नहीं है शैल विल। तो यहां पर इससे पता चला, डू से पता चला प्रेजेंट, डू से पता चला प्रेजेंट, और इस डू से पता चला ये मेन वर्ब है तो इनडेफिनिट। तो ये बता रहा है टाइम और ये बता रहा है स्टेट। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, विच शोज टाइम एंड स्टेट। तो जैसे इससे पता चला प्रेजेंट और इससे पता चला इनडेफिनिट, तो क्या बना, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अगर मैं डस की जगह डिड कर देता कि राम डिड नॉट टेल ए लाई, तो डिड से पता चल जाता कि ये पास्ट और ये इनडेफिनिट। तो ये रहा टाइम और ये रहा स्टेट। तो टेंस करना है तो दो चीजें समझनी है, एक्शन किस समय में हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और स्टेट, एक्शन किस तरीके से हुआ, इनडेफिनिट में हुआ, कंटिन्यूअस में हुआ, परफेक्ट में हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये स्टेट है। तो ये तो हुआ अभी हमारा डू वाला। तो डू वाली मेन वर्ब भी है, ये डू जो है मेन वर्ब भी है और डू हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब के रूप में ये एक्शन बताएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये टाइम। तो अब हैव वाला देख लो। अब जरा हैव वाला देखो, मैंने लिखा शी हैज ए स्कूटी। मैंने लिखा शी हैज ए स्कूटी, और एक और है शी हैज परचेज्ड, शी हैज परचेज्ड ए स्कूटी। बेटा अभी मैं ना ये बहुत छोटा छोटा डिस्कस कर रहा हूं आपको, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि फास्ट ट्रैक में हूं थोड़ा सा। मैं आपको बेसिक्स का वीडियो अपलोड करवा दूंगा, वो बेसिक्स के वीडियोस देखना। जब आप वो बेसिक्स के वीडियोस देखोगे तो इनका इतना डिटेल में बता रखा है, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बेसिक्स की वीडियो मिल गई तो आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है, और साथ साथ मैं एडवांस लेवल पे चल रहा हूं, तो थोड़ा फास्ट ट्रैक में समझ में आ रही बात ये दोनों चीजें। तो अब यहां पर देखें, अब यहां पर हम देखते हैं यार, हैज तो इधर भी है और हैज तो इधर भी है, ये दोनों जगह हैज आ गया। हैज इधर भी है, हैज इधर भी है, तो बेटा ये चिंकी मिंकी है। हैज उधर भी है, हैज इधर भी है, तो ये चिंकी मिंकी है। चिंकी मिंकी इज व्हाट, चिंकी मिंकी मतलब सूरतें सेम है लेकिन नाम और काम अलग है, नाम और काम अलग है, तो समझे। तो ये यहां पर ये यहां पर देखो, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है। अब यहां पे तो दो वर्ब आ गई, हैज और परचेज, तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब। तो पीछे वाली जितनी होंगी सारी हेल्पिंग वर्ब होंगी, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने क्या बताया, मेन वर्ब का अपना मीनिंग होता है और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टाइम को बताता है। तो मीन्स इसका मीनिंग है, ये क्या बता रहा है, मेन वर्ब। तो ये हैव, ये जो बता रहा है ये मेन वर्ब है, तो यहां पर ये बता रहा है पोजीशन,
मतलब ये बता रहा है शी जो है स्कूटी की मालकिन है, ये हैज बोल रहा है, इस हैज का मतलब है के पास, शी जो है स्कूटी की मालकिन है। लेकिन क्या आप इस हैज को कह सकते हो के पास? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो टाइम बता रहा है, हैज से पता चल रहा है प्रेजेंट, हैज से पता चल रहा है प्रेजेंट, और बेटा जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आप उसे परफेक्ट मानेंगे, तो ये बना परफेक्ट। तो ये रहा प्रेजेंट, ये रहा परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये यहाँ पर ये टाइम को बता रही है, यहाँ पर हैज पोजीशन को, यहाँ पर हैज टाइम को। तो बेटा ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बच्चा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही बच्चा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो बेटा देख रहे हैं सिर्फ सूरतें सेम है, नाम काम यूज सब अलग है, नाम काम यूज और टेंस सब अलग है। क्लियर हो गया? अब एक और देख लो। अब आ जाओ बी वाली, पहले डू समझा दिया, हेल्पिंग और मेन वर्ब, हैव समझा दिया, हेल्पिंग और मेन वर्ब। अब बी का भी हेल्पिंग और मेन वर्ब और समझ लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ही इज ए टीचर, ही इज अ टीचर, और यहां पर हम कह रहे हैं ही इज टीचिंग साइंस, ही इज टीचिंग साइंस। ठीक है, देखिए अब यहां पर भी तो इज आ रहा है, यहां पर भी इज आ रहा है, तो इनकी सूरतें सेम है। लेकिन बेटा ये जो आ रहा है इनकी सिर्फ सूरतें सेम हैं, लेकिन नाम और काम बिल्कुल अलग हैं, नाम और काम बिल्कुल अलग हैं। तो बेटा पहले तो इनके देख लो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो मैंने बताया जिस वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं है वो मेन वर्ब है। अब यहां पर तो दो वर्ब हो गई, इज भी और टीचिंग भी, और टीचिंग के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इज जो हुआ वो हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। अब पॉइंट इज बी की फॉर्म, इज एम आर बी का फॉर्म है, तो मेन वर्ब के रूप में वो लिंक बताएगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में टाइम बताएगा। तो यहां पर ये लिंक बता रहा है, लिंक मतलब इक्वल टू, जो ही है वही टीचर है, जो टीचर है वही ही है। तो यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में लिंक बता रहा है, और यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सिर्फ टाइम बताएगा, टाइम। तो इज से पता चला कि ये प्रेजेंट है, और बेटा जब भी V4 आएगा आईएनजी फॉर्म तो उसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये यहां पर क्या बता रहा है? ये बता रहा है टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसे जो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कौन सा बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने बता दिया। अब इनके अब थैंक यू मार्शल बरसा, थैंक यू बेटा। अब और समझें आगे, अभी थोड़ी सी बात और है, फिर वापस मेन कॉन्सेप्ट पर ही आ जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी बात हो रही है वो और समझो, छोटी सी बात हो रही है वो और समझो। कि जैसे हमारे पास वर्ब की 5 फॉर्म्स हो गई, V1, V2, वर्ब्स की जो फॉर्म्स हैं, तो जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो टाइप कितने हैं? वर्ब के टाइप 3 हैं, डू, हैव और बी। वर्ब के टाइप कितने? डू, हैव और बी। टाइप 3 है, फॉर्म्स 5 हैं। टाइप 3 है, फॉर्म्स 5 हैं। तो अब ये जो 3 टाइप है तो इनको देख लेते हैं। डू का तो V1 होगा डू, सेकेंड फॉर्म होगी डिड, थर्ड फॉर्म होगी डन, फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी डज। और हैव की जो फॉर्म है तो पहली फॉर्म होगी हैव, सेकेंड फॉर्म होगी हैड, थर्ड फॉर्म होगी हैड। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे वांट, वांटेड, वांटेड। ठीक है, तो हैड, 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 और हैविंग यहां पर हो जाएगा हैज। ठीक है, बी की फॉर्म तो पहली फॉर्म बी भी होती है और आर भी होती है। पहली फॉर्म बी भी होती है, आर भी होती है, और सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है, दैट इज बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो होगी इज और एम। फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो इज और एम। तो जैसा कि हमने किया, अब ये डू वाली वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो एक्शन को बताएगी, और हैव वाली वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो ये पोजीशन को बताएगी,
और ये बी वाली वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो ये लिंक को बताएगी। बाकी अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो ये सभी बताएंगे सिर्फ टाइम, प्रेजेंट और पास्ट दो। एक चीज V1 को, बेटा V1 को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, V1 को बेस फॉर्म भी कहते हैं। कभी पढ़ाते समय मैं बोलूं बेस फॉर्म यूज करो तो समझ जाइएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब V1 को बेस फॉर्म भी कहते हैं, और बेटा ये जो V1 होता है ना, ये V1, इस V1 को हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं, V1 को हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। तो ये वर्ब तभी लगती हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी डू, वी हैव, वी आर, तो ये प्लूरल वर्ब भी होती हैं। तो ये जो V5 है ना, V5 इसी के कॉन्ट्रेरी ये सिंगुलर वर्ब माना जाता है, ये सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। तो ये सिंगुलर वर्ब कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे शी डज, शी हैज, शी इज। क्लियर है? तो ये 5 फॉर्म्स हैं। मैंने कहा इनके बारे में पूरा डिटेलिंग आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वो आप बेसिक्स देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाएगा। अभी यहां पर जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल मेन सटीक बातें बता रहा हूं, उन्हें समझते रहिए। अब आ जाइए लास्ट इसका, अब आ जाओ इसके लास्ट पड़ाव पर, फिलहाल के लास्ट पड़ाव पर आइए, फिर हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। लास्ट पड़ाव क्या कहता है? तो ये जो हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, तो वर्ब की 5 फॉर्म जो हमने लिखी अभी, V1, V2, V3, V4 और V5। तो अब ये कहता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, और वर्ब की 5th फॉर्म है ये, जो सिंगुलर है जिसमें एस और यस लग जाता है, 5th फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म जो है, इनसे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सेकंड फॉर्म के लिए ले लेते हैं कि आई वेंट टू शिमला विथ हिम, कि मैं उसके साथ शिमला गया था। तो यहां पर सेकंड फॉर्म वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अगर है तो हेल्प, वो समझ लो एरर है सेंटेंस में, समझ जाइएगा एरर है। फैक्ट है ये, एकदम फैक्चुअल बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। फिर आता है वर्ब की 5th फॉर्म, जैसे शी लर्न्स इंग्लिश विथ मी, कहता है वो मेरे साथ अंग्रेजी सीखती है। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो शी लर्न्स, तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब जिस वर्ब में एस और यस लग जाए, जिस वर्ब में एस और यस लग जाए वो सिंगुलर होती है, ये समझ लीजिए। इट मीन्स ये भी तो हुआ, जिस वर्ब में एस और यस नहीं है तो वो प्लूरल होती है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या कहा, हमने एक छोटा सा पॉइंट ये समझा कि जो लर्न्स है वो V5 है, और V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो अगर वर्ब के साथ एस और यस है तो उसके साथ आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ाएंगे। प्रतिमा सिंह, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V5 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, V5 और V2 से पहले। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 मान ले। कॉन्सेप्ट नंबर 1 किसके लिए? ये V2 और V5 के लिए हमारा आ गया। ठीक है, अब आते हैं V1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है ये V1 के लिए है। तो V1 के 3 केस बनते हैं, V1 के 3 केस बनते हैं, है ना। चौथा केस ही नहीं है V1 का, चौथा केस ही नहीं है V1 का। मैंने बताया ना, पूरी इंग्लिश में 7 ही वर्ब हैं, पूरी इंग्लिश में 7 वर्ब हैं। अब इन 7 वर्ब का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, क्या इनके साथ इंटर रिलेशन है इनके बीच में, ये मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूं। और ये 7 ही वर्ब से टेंस, वॉइस, नरेशन, कॉजेटिव, कंडीशनल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सारे के सारे टॉपिक इन 7 वर्ब में ही कंप्लीट होंगे। सारे के सारे टॉपिक इन 7 वर्ब में ही कंप्लीट हो जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो अब इन्हीं का देखो, मैं घुमा फिरा कर इन सभी की बात कर रहा हूं। तो यह कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक अगर मैं बोलूं कि सेंटेंस ना तो कोई प्रश्न पूछ रहा है और ना ही किसी बात के लिए मना कर रहा है, तो वो अफर्मेटिव होता है। उस केस में V1 से पहले नो हेल्पिंग वर्ब, उस केस में V1 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहला केस। तो दूसरा केस, अगर सेंटेंस नेगेटिव है,
अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक की अगर मैं बात कहूं तो मीन्स वो सेंटेंस जो किसी बात को मना कर रहा है। तो अगर मना कर रहा है ना, तो आप V1 से पहले नेगेटिव सेंटेंस में डू के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं सकते। जरूरत के अकॉर्डिंग या तो डू या डज या डिड, तीनों में से कोई एक। तो V1 से पहले डू, डज या डिड। अब वाइस वर्सा, वाइस वर्सा जैसा मैंने कहा V1 से पहले डू का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं इस डू वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप V1 ही लगाएंगे, V2, V3, V4 नहीं लगा सकते। वाइस वर्सा अगर ये कह रहा है ऐसे होगा, तो आप ऐसे भी मान लो ऐसे भी होगा, ठीक है। चलो, तो एरर इसमें भी आ सकता है, इसमें भी। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहता है, अगर स्पीकर का मूड बताना है, अगर स्पीकर का मूड बताना है, तो मूड किससे निकला, मॉडल से निकला। जो मैंने कहा पढ़ लीजिएगा एक बार, और जब कोर्स हो रहा होगा तो बीच में मैं भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन यही बात जैसा हमने कहा, ये हमारा प्रैक्टिस बैच है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो डेप्थ की जो वीडियोस है, जो बहुत बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक्स की वीडियोस आपको अपलोड करवा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मेरी वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो बेसिक्स है। तो देखिए, आपका बेसिक्स भी क्लियर हो रहा है और आपका यहाँ पर एडवांस भी क्लियर हो रहा है, दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अगर मूड होगा, तो भाई मूड की बात है तो V1 से पहले मॉडल की बात हो जाएगी, V1 से पहले मॉडल लग जाएगा, V1 से पहले मॉडल का यूज हो जाएगा। एक बात ये, तो हमने क्या बोला, V1 से पहले मॉडल लगेगा, तो बेटा वाइस वर्सा हमने कहा V1 से पहले मॉडल, तो ये भी है कि मॉडल के बाद V1 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होंगी। अब मॉडल के लिए एक चीज, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझो मॉडल से रिलेटेड। तीसरा कॉन्सेप्ट है मॉडल से रिलेटेड। भाई हमने ये कहा कि ये जो मॉडल है ना, ये समझ लो, हमने कहा जो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो डू की होगी, या हैव की, या बी की, कोई भी हो सकती है। देखिए, डू, हैव और बी। सुशीला जी गुड इवनिंग, ठीक है बेटा। देखो, मॉडल के बाद V1 आएगा, चाहे डू, चाहे हैव, चाहे बी। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक टेबल लिया हमने यहाँ क्या लिया था, एक टेबल। तो ये सारी V1 है कि नहीं, तो मॉडल के बाद कैन डू, कैन हैव और कैन बी, कैन डू, कैन हैव, कैन बी। तो मतलब मॉडल के बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म आ सकती है जरूरत के अकॉर्डिंग। जैसे 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 एग्जांपल ले, मैंने एक एग्जांपल लिया कि शी कैन सोल्व दिस नोटी सम। कहता है शी कैन सोल्व दिस नोटी सम, शी कैन सोल्व दिस नोटी सम। तो बेटा कैन क्या हुआ, कैन एक मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सोल्व एक एक्शन को बता रहा है, तो बेटा मॉडल के बाद V1 आएगा, तो यहां पर मॉडल के बाद V1 डू वाला आ गया, शी कैन सोल्व, क्योंकि सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, तो यहां पे ये एक्शन, जो भी एक्शन को बताएगा वो डू वाला वर्ब, ठीक है। तो मॉडल के बाद V1, V1 से पहले मॉडल, मॉडल के बाद V1, V1 से पहले मॉडल। तो मॉडल के बाद ये डू वाली वर्ब आ गई, ये एक्शन को बता रहा है। अब एक और, मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने एक और एग्जांपल लिया कि शी मे हैव मनी इन हर पर्स। तो मे क्या हुआ, मॉडल, तो शी मे हैव। तो हमने कहा भाई मॉडल के बाद V1 चाहिए, तो हमें मॉडल के बाद V1 हैव मिल गया। तो यहां मॉडल के बाद डू वाला वर्ब था, यहां पर मॉडल के बाद हैव वाला वर्ब है। तो यहां पे हैव क्या बता रहा है, पोजीशन को। हैव क्या बता रहा है, पोजीशन को, कि शी मे हैव मनी, कि शी के पास पैसे हो सकते हैं उसके पर्स में, शी के पास उसके पर्स में पैसे हो सकते हैं। तो यहां पर वो क्या बता रहा है, मॉडल। और भाई मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, चाहे डू, चाहे बी, चाहे हैव। तो यहां पर हैव के रूप में आ गया, यहां पर हैव के रूप में आ गया। अगला कह सकता है, कहता है शी मे बी एब्सेंट टुमारो। वो क्या सकता है, वो क्या कहता है, शी मे बी एब्सेंट टुमारो, कि कल वो छुट्टी पर हो सकती है। शी मे बी एब्सेंट टुमारो, वो कल छुट्टी पर हो सकती है। तो ये जो मे है, ये मे क्या हुआ, ये मे हुआ मॉडल, और मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसने ले लिया बी। तो मॉडल को मिल गया, देखो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मॉडल। तो हम क्या कह रहे हैं, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे डू वाली, चाहे हैव वाली, चाहे बी वाली, चाहे एक्शन को बताए, चाहे पोजीशन को, चाहे लिंक। तो ये लिंक बता रहा है मे बी, तो मे बी एब्सेंट, तो शी जो है वो एब्सेंट हो सकती है। एब्सेंट कौन हो सकता है? शी हो सकती है। तो ये क्या बता रहा है? इक्वल टू का काम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट, लास्ट, चौथा और पांचवा, अब लास्ट पॉइंट। अब हमारा बचा वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैव का यूज करते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 4। और लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 कि ये जो V4 होता है, V4 मतलब आईएनजी फॉर्म, इससे पहले बी का फॉर्म आएगा। देख लो बेटा, देख लो, V3 से पहले हैव का फॉर्म और वाइस वर्सा। बेटा वाइस वर्सा, हमने कहा V3 से पहले हैव का फॉर्म, तो बात ये कि हैव के बाद V3 आएगा। ठीक है, और यही कह रहा है बी के बाद V4, तो V4 से पहले बी आएगा। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल्स ले लें, छोटी छोटी बातें समझ लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कहता है द टेलर हैज स्टिच्ड माई क्लोथ्स। द टेलर हैज स्टिच्ड माई क्लोथ्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? तो ये जो हैज है ये हैव का फॉर्म है, और हैव के बाद जो स्टिच्ड है ये V3 है। तो भाई हैव के बाद V3 और V3 से पहले हैव का फॉर्म, ये बदलना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही से समझ लो। द टेलर इज स्टिचिंग माई क्लोथ्स। द टेलर इज स्टिचिंग माई क्लोथ्स। द टेलर इज स्टिचिंग माई क्लोथ्स। तो अब ये इज जो है बेटा, ये इज बी का ही फॉर्म है, और स्टिचिंग V4 होता है जो हमारा आईएनजी फॉर्म, तो ये हुआ V4। तो हमने क्या कहा? बी के बाद V4, V4 से पहले बी का फॉर्म, बी के बाद V4, V4 से पहले बी का फॉर्म। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब मैं ये खत्म हुआ, 3 एग्जाम्पल और दे देता हूं, 3 एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं इन बात को समझाने के लिए कि कौन सी वर्ब किसके साथ लगेगी, क्यों लगेगी। अगर वो वर्ब गलत हुई तो एरर हो जाएगा, अगर वो वर्ब गलत हुई तो एरर हो जाएगा, समझिएगा। 3 एग्जाम्पल दें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, चलो यहीं तक ही रख लेते हैं, शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो क्या बना? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ। ये क्या बना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर किससे पता चला, कॉन्टिन्यूअस किससे पता चला? तो बेटा विल से पता चला कि ये फ्यूचर है, और कॉन्टिन्यूअस किससे पता चला कि भाई इससे V4 से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जब विल से फ्यूचर और लर्निंग से कॉन्टिन्यूअस पता चल गया, तो भाई बी क्या कर रहा है? बी क्या करने आया इधर? तो बेटा अब इस बात को कॉन्सेप्ट से समझे, बी क्या करने आया है, बी क्यों लगा? तो बी के लगने का जो रीजन है, बी के लगने का जो कारण है, जो हमारे अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताए, वो क्या कारण है? वो ये कि मॉडल के बाद आप डायरेक्ट V4 नहीं लगा पाएंगे। मॉडल के बाद डायरेक्ट V4 लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि मॉडल को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे डू, चाहे बी, चाहे हैव। और वही V4 से पहले बी का फॉर्म आता है, V4 से पहले मॉडल नहीं लगा सकते। तो भाई ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अगर बी नहीं लगाओगे तो विल लर्निंग कह नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें करना क्या है? हमने क्या करा? हमने किया ये कि V4 से पहले बी लगा दिया, क्योंकि V4 से पहले हम बी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? तो और दूसरा ये क्या हुआ? ये मॉडल। अब भाई मॉडल को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और भाई कोई सी भी हो, चाहे डू, चाहे बी, चाहे हैव, तो V4 को बी मिल गया और मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ठीक हो गया, बन गया फ्यूचर कंटीन्यूअस। समझ में आ गया होगा कि ये बी क्यों आया। एक और एग्जांपल, मैंने कहा 3 दूंगा, 1 दे चुका हूं, 2 एग्जांपल और समझो। दूसरा लो, मैंने लिखा मैंने एक एग्जांपल लिखा, रमेश विल हैव submitted his assignments। हमने कहा
रमेश विल हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स, रमेश अपने असाइनमेंट्स सबमिट करवा चुका होगा। तो कौन सा टेंस है? अगर मैं पूछूं कौन सा टेंस है तो आप समझ पाएंगे विल से पता चला कि ये फ्यूचर, और बेटा और सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पता चला परफेक्ट। तो क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर हो गया होगा। लवकुश कुमार, हेलो बेटा हेलो। तो इससे पता चला फ्यूचर, इससे पता चला परफेक्ट, तो क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये हैव क्या करने आया? हैव क्या करने आया? तो बेटा पॉइंट इज, अब आप विल के बाद डायरेक्ट सबमिटेड तो मॉडल के बाद V3 तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि मॉडल के बाद तो V1 आएगा, चाहे डू चाहे हैव और चाहे बी, और V3 से पहले आप मॉडल लगा नहीं पाओगे क्योंकि V3 से पहले हैव आता है। तो मतलब विल सबमिटेड तो गलत हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए हमें बीच में ये हैव देना पड़ा। क्यों? क्योंकि V3 बिना हैव के आएगा नहीं। तो भाई V3 से पहले हैव आ गया तो ये खुश हो गया। अब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये विल क्या है? ये मॉडल है, और मॉडल के बाद क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो V3 से पहले हैव, मॉडल के बाद V1, मॉडल के बाद V1 चाहिए, चाहे डू चाहे हैव चाहे बी, वो खुश हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लो, फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर। यहां तक, और इस बात को रिकॉर्डेड, जब ये अभी तो लाइव चल रही है क्लास, जब रिकॉर्डेड होगी तो इस बेसिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि पूरे टेंस क्या, फिर बता रहा हूं, टेंस वॉइस नरेशन हर जगह इस्तेमाल होना है, इसने हर जगह ही इस्तेमाल होना है। फिर बता रहा हूं, मैं बेसिक्स की वीडियो डालूंगा, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? ज्यादा टाइम लगाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स मजबूत होगा तो एडवांस चीजें ढंग से समझ पाएंगे। भाई अगर आपको मिठाई बेचनी है तो शोरूम पहले बनाना पड़ेगा, मकान बनाना है तो नींव पहले रखनी पड़ेगी। भाई मैं तो आपको पर्सनली जानता नहीं हूं किसी को, तो मुझे नहीं पता किस बच्चे का लेवल बेस कितना अच्छा है कितना नहीं। अगर आपका बेस अच्छा है तो यार वेल एंड गुड, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बेटा अगर बेस में थोड़ी सी कमी है तो मेरी क्लासेस आपका आगे जाके बर्डन लग सकती हैं कि यार सर जो बता रहे हैं वो तो बाउंस मार रहा है, तो मेरी बातें बाउंस नहीं मारेंगी। तो उसके लिए क्या है, आपको बेसिक्स क्लियर करना है, तो बेसिक्स कहीं और से नहीं, मेरी वीडियोस मैं आपको दूंगा, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं दैट इज हमने लिया रीना विल हैव बीन सेलिंग साड़ीज। रीना जो है साड़ियां बेच रही होगी फॉर ईयर, 1 साल से। रीना 1 साल से साड़ियां बेच रही होगी। चलो अब मैं पूछूं इसका टेंस कौन सा है, तो बेटा इसका टेंस विल से पता चला फ्यूचर है ना, बीन से पता चला परफेक्ट, और सेलिंग से पता चला कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कह रहा भैया जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके बीच में हैव क्यों आ गया? इसमें बीच में हैव क्यों आया? फिर वही बात है, अगर विल है तो ये मॉडल है, और भैया मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब बीन क्या है? बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव के मानेगा नहीं। तो अब क्या हुआ, हैव और V3 ठीक हो गया, और मॉडल और हैव ये ठीक हो गया, कि V3 और हैव ठीक हो गया, मॉडल प्लस हैव ठीक हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे डू चाहे हैव चाहे बी, तो इसलिए ये लगाना पड़ा। अब ये सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं? सीक्वेंस समझ लीजिए, फिर बता देता हूं, देखो समझिए क्या कह रहा है। कहता है मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आगे से पीछे से दोनों तरफ से समझ लिए। मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हैव को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बीन अपने आप में तो बी है, और बी के साथ V4 चाहिए, तो बेटा बी के साथ V4 आ गया। क्लियर है? अब ऐसे अपोजिट कर लो, कहता है V4 है तो V4 से पहले बी आएगा, तो ये बी का फॉर्म है, कोई सा भी आ जाए, इज़ेमार आ जाए, वाजवर आ जाए, बीइंग आ जाए, बीन हो जाए, V4 से पहले बी का फॉर्म आएगा पूरी इंग्लिश में। अब यहां पे कह रहा है बीन, तो ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव के बिना बात बनेगी नहीं। तो ये जो हैव है अपने आप में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उससे पहले मॉडल आ गया। तो देख लें, ऐसे भी समझ में आया, ऐसे भी। अब वर्ब को हमें रटना नहीं है
कि सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ING प्लस ये प्लस वो, तो सब कुछ माइनस हो जाएगा इतना प्लस करोगे। तो रटना नहीं है, समझना है कि क्यों किसके साथ कैसे वर्ब आ रही है। तो जब हमारे पास 4 और बैंक की बात करें तो हमारे पास 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन सही है तो 4 गलत है, एक ऑप्शन सही है तो 4 गलत है, तो एक ऑप्शन सही है वो सभी ढूंढते हैं, लेकिन हमें अभी ढूंढना है कि 4 गलत क्यों है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बता रहा हूं बैंक के अंदर क्या होता है, 5 ऑप्शंस आते हैं, तो 5 ऑप्शंस आएंगे, तो 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है 4 गलत है, और सब एक ढूंढते ही ढूंढते हैं, वो हमें भी ढूंढना है, लेकिन हमें यह भी ढूंढना है 4 गलत क्यों है। तो 4 गलत क्यों है, तो उसके पीछे हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, तभी तो गलत को गलत साबित कर पाएंगे। 4 को गलत कह रहे हैं तो 4 सही कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी तो 4 को गलत कह पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, कॉन्सेप्चुअल मैं क्लासेस लूंगा और आपको इजीली बातें समझ में आएंगी। तो ये हमारा थोड़ा बेसिक्स था वर्ब को लेकर, टेंस के अंदर ये सारी बातें इस्तेमाल होंगी। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, ये आ गया अपने कॉन्सेप्ट पर, तो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन टाइम एंड टेंस। तो भाई टाइम एंड टेंस, अच्छा यहां पर एक बात हो रही कि भाई मैंने आपको कल सिखाया था कि टाइम और टेंस के बीच का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैंने बताया था कल क्लास हमारी उस पर हो गई थी थोड़ी यूट्यूब पर, तो खचपच हो गया सब कुछ। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर ये और समझा दूं कि टाइम और टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि कुछ हमारे बच्चे आज जुड़े हैं, वो कल की क्लास में नहीं थे, तो फिर वो इस बात से वंचित रह जाएंगे। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग। तो इसलिए मैं ये छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, 2-3 मिनट और दो। देखें टाइम और टेंस में क्या कनेक्शन है, कि बेटा बिना टाइम किए टेंस सीखा ही नहीं जा सकता, ये समझ लीजिए, बिना टाइम किए टेंस सीखा ही नहीं जा सकता। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखें कि किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हम टेंस सीख रहे हैं तो टाइम सीख के क्या करेंगे, तो बेटा छोटा सा एग्जांपल देता हूं अलग से, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा शी डैश इंग्लिश, सिर्फ इतना। अब मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे, तो मैंने लिखा शी लर्न्स, शी इज लर्निंग, ठीक है, शी हैज बीन लर्निंग, एक और लिख दिया शी विल लर्न। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपने सोच भी लिया होगा, मुझे सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। एक बार मैं आपके रिप्लाई चाहूंगा बेटा प्लीज। 2 वे प्रोसेस है टीचिंग, बेटा यहां से कुछ जा रहा है तो वहां से कुछ आना चाहिए। तो मैं आपके छोटे से ये रिप्लाई चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। मैं चाहता हूं सभी रिप्लाई करें, ये 2 वे प्रोसेस है बेटा। यहां से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वहां से आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन मिलेगा तो मेरा हौसला थोड़ा अफजाई होगा कि बच्चा क्या कहते हैं मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहा है। रिप्लाई कीजिए। हाँ बेटा सुनीता पवार, अभी रिप्लाई कर देता हूं कि फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में क्या फर्क है। तो इसके पीछे बेटा मैं अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पहले इसका रिप्लाई कर दो। सुनीता पवार अभी आपकी बात का रिप्लाई करता हूं, पहले आप इस बात का रिप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले एक चीज सिखा दूं, मिक्स हो जाएंगी दोनों चीजें, पहले एक चीज सिखा दूं। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। ABCD इसमें क्या आना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये बात अब कर लिया। देखो अब मैं आपको रिप्लाई करता हूं, देखो अब मैं आपको रिप्लाई करता हूं, ध्यान दें। इन चारों में चारों के चारों आंसर हो सकते हैं बेटा। शी लर्न्स इंग्लिश, ये भी ठीक है। शी इज लर्निंग इंग्लिश, ये भी ठीक है। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, ये भी ठीक है। और शी विल लर्न इंग्लिश, ये भी ठीक है। बेटा आपको बात बताऊं, दिक्कत यह है कि हमने इसमें टाइम नहीं लिखा, हमने इसमें टाइम नहीं लिखा। अब मैं इसके अंदर टाइम ऐड कर देता हूं, अब मैं इसमें टाइम ऐड कर देता हूं। जैसे शी लर्न्स इंग्लिश, तो अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं शी लर्न्स इंग्लिश डेली, मैंने लिखा शी लर्न्स इंग्लिश डेली, तो मैंने बेटा क्या टाइम लगाया, डेली। तो डेली की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। डेली की वजह से जो हमारा आंसर है वो है। अगर मैं यहां डेली लगाता हूं तो आंसर है। अब ये 3 नहीं हो सकते किसी कीमत पर। अगर मैं डेली ना लगाऊं, मैं लिख दूं शी इज लर्निंग इंग्लिश नाउ इट इज,
तो अब मैंने टाइम बदल दिया, पहले मैंने डेली लगाया, अब मैंने लिख दिया नाउअडेज, अब मैंने लिख दिया नाउअडेज। अब जब मैंने लिखा नाउअडेज तो बेटा अब हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आप लर्न्स या हैज बीन लर्निंग या विल लर्न नहीं कर पाओगे। अब अगर मैं क्या कहते हैं टाइम हटाकर ऐसे लिख दूं, शी डैश इंग्लिश फॉर 2 months, या मैं लिख दूं कि सिंस जनवरी, तो अगर मैंने ये लिखा तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कि अगर मैंने लिख दिया ना फॉर 2 months, अगर मैंने ये टाइम लिखा फॉर 2 months, अगर मैंने ये लिखा तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगर मैंने टाइम लिख दिया शी डैश लर्न इंग्लिश नेक्स्ट मंथ, तो मैंने टाइम बदल दिया। अगर मैं लिखता हूं नेक्स्ट मंथ, अगर मैंने लिखा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो अगर मैंने लिखा यहां पर नेक्स्ट मंथ, तो हमारा जो रिप्लाई हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि टाइम बदल गया तो नेक्स्ट मंथ। तो इस वक्त हमारा जो रिप्लाई होगा बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डी हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, टाइम को देखकर, ये समझे, टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना, टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना ही टेंस होता है। टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना ही टेंस होता है। टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना ही टेंस होता है। टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी आया समझ में? अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेटा अब आ जाओ इस पर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन टाइम एंड टेंस, के टाइम और टेंस पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अब आ जाएगा हमारे। अगर ये हमें, अगर आपको समझ में आ गया है, अगर ये अब आपको समझ में आ गया है तो इसे देखिए हम जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो जैसा मैंने कहा टाइम को अवॉइड करके टेंस नहीं सीखा जा सकता। जैसा कि मैंने कहा टाइम को अवॉइड करके टेंस नहीं सीखा जा सकता, तो बेटा आपको टाइम को समझना पड़ेगा। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में वो टाइम ही दे रखा है। तो कहता है जो एक्शन, देखिए दी एक्शन विच इज या विच वाज डन डेली, रेगुलरली और हैबिचुअली, कि जो एक्शन किया जाता है या किया जाता था डेली, रेगुलरली और हैबिचुअली, जो एक्शन डेली हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है या हैबिचुअली हो रहा है, समझ रहे बात को, जो एक्शन डेली, रेगुलरली या हैबिचुअली हो रहा है वो हमारा जो एक्शन होता है या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है और या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है। या तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है या पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होता है। तो टाइम को देखकर वर्ब की सही फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा टाइम आया जिससे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो बेटा आपको मैं समझा दूं, इसमें जो वर्ड रेगुलरली आया और इसमें जो ये वर्ड है यूजुअली, ये दोनों टाइम को बता रहे हैं। तो टाइम को देखकर हम आइडिया लगा लेते हैं कि टेंस क्या है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ टाइम है, उसकी मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, पहले वो चेक कर लीजिए। तो पहले मैं उसकी लिस्ट दे रहा हूं, वो चेक कर लीजिए, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये रही, ये लिस्ट देख लीजिए आप। ये रहा कि नोट इन सच सेंटेंसेस ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, स्टिल, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, कॉमनली, डेली, जनरली। अगर ये वर्ड्स आपके दे रखे हैं, अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में दे रखे हैं तो आप समझ जाइए ये जो टाइम है, ये टाइम है। और जितना भी टाइम होता है सारा एडवर्ब होता है, जितना भी टाइम होता है सारा एडवर्ब। अगर ये टाइम, ये एडवर्ब आपके सेंटेंस में है
तो आप समझ जाइए सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब बात यह आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए या पास्ट इंडेफिनिट, तो बेटा वो डिपेंड किस पर करता है? बेटा वो डिपेंड करता है जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस पढ़ते समय आपको यह पता चल जाएगा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये बात, ये वर्ड्स क्लियर हैं, तो अब हम आगे बढ़कर उनको देख लेते हैं। अगर ये वर्ड्स क्लियर हैं तो देखो हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या कहता है? रेगुलरली आया और ये यूजुअली आया। इसका मतलब है ये सेंटेंस, ये पहले इसकी बात करते हैं। ही इज टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली देयरफॉर ही इज फिट एंड फाइन। तो अब ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा और या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा और या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब आती है कि भैया बात कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया या पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो गलत हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो गलत हो गया। अब आप इसे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाए, तो अब पता करेगा। तो देखो आप सेंटेंस पूरा पढ़ के देखो, ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, इस इज से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में जा रहा है। और एक और ही इज, तो इससे भी पता चल रहा है ये प्रेजेंट में जा रहा है। तो अगर ये प्रेजेंट में जा रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो इज टेकिंग की जगह आपको टेक्स लिखना पड़ेगा। ए में एरर हो जाएगा, इज टेकिंग की जगह आपको टेक्स लिखना पड़ेगा, इज टेकिंग की जगह टेक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अब जरा देखो इसे, यूजुअली आ गया। अब यूजुअली आया तो इससे पता चल रहा है सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में से एक बनेगा। तो अब क्या बनाए? तो सेंटेंस पढ़िए, योर ब्रदर हैड यूजुअली रीच्ड ऑफिस लेट, कि आपका भाई वो यूजुअली मतलब अक्सर ऑफिस लेट आया करता था, ये पास्ट में चला गया तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इसको अब आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो यहां से हैड हटा दो। आपने जैसे ही हैड हटाया ये V2 बन गया पास्ट इंडेफिनिट, आपने जैसे ही V2 हटाया ये तुरंत बन गया पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर बी में एरर हो जाएगा, आपको हैड हटाना पड़ेगा, आपको हैड हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? यहां से आपको हैड हटाना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो बेटा फिर देखो, फिर टाइम आए। दो एग्जांपल ये रहे, ये आप जरा सोल्व कीजिए, ये आप सोल्व कीजिए। बेटा आपको यही कॉन्सेप्ट समझने हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा, बहुत ज़्यादा भी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलने वाला है, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ना मिले तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी। तो ठीक है, बनाइए ये। जी तो देखें, एवरीवन इन दिस ऑफिस, हर कोई जो इस ऑफिस में है, लाइक्स हिम बिकॉज ही इज सेल्डम कमिंग लेट। तो बेटा अब पॉइंट एक तो ये समझ लें कि जो सेल्डम आ गया ना, इससे पता चला कि सेंटेंस, अब ये सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सेल्डम ने बता दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इज और कमिंग, तो इसका मतलब यह है कि सी में एरर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं बन सकता। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं बन सकता तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊं या पास्ट इंडेफिनिट बनाऊं? तो सेंटेंस पढ़कर देखो, हर कोई उसे पसंद करता है, तो प्रेजेंट, ये लाइक से पता चल रहा है ये प्रेजेंट है। तो अब इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। इज सेल्डम कमिंग को फिर समझ लो, अब यहां पर इज सेल्डम कमिंग को आप कम्स में चेंज, सेल्डम कम्स, सेल्डम कम्स में चेंज कीजिए।
कि वो ना के बराबर लेट आता है, क्योंकि हर कोई ऑफिस में आपके भाई को पसंद करता है क्योंकि वो न के बराबर लेट आता है। तो सेल्डम का मतलब है न के बराबर, तो यहां पर हमारा हो जाएगा सेल्डम कम्स। तो समझ लो सेल्डम से पता चला या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ या पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ या पास्ट इंडेफिनिट, तो ये डिपेंड करता है किस पर। सेंटेंस पूरा पढ़ के देखिए, आपको पूरा जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक लॉजिक समझ में आएगा कि ये पास्ट की बात कर रहा है प्रेजेंट की, अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट की बात कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंस पढ़कर पता चल जाएगा। ठीक है, अगला, समटाइम्स यू वर बिहेविंग इन सच ए वे दैट वी कुडंट ट्रस्ट यू। तो अब यहां पे जो समटाइम्स आया ना, इस समटाइम्स से पता चला कि या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, और या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो यहां पर भी टेंस करेंगे हम, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब क्या है कि वर बिहेविंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा नहीं। तो अब इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा यहाँ पे वर आ रहा है तो वर से पता चल रहा है पास्ट की बात कर रहा है। और बेटा कुड जो है वो कैन का पास्ट है, तो इससे पता चल रहा है ये पास्ट में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बनेगा। तो यहां पर बिहेविंग की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, बिहेव्ड। बिहेविंग की जगह क्या करना पड़ेगा, दैट इज बिहेव्ड। तो उम्मीद करता हूं यहां पर बात समझ में आ गई होगी कि भाई कभी कभी तुम ऐसा बिहेव किया करते थे, जिस इन सच वे, इस तरीके से बिहेव करते थे दैट वी कुडंट ट्रस्ट यू, कि हमें तुम पर विश्वास ही नहीं होता था। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये इन वर्ड से आइडिया हो गया हमें। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हम अगले सेशन में, अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि पहले आज की क्लास में मैंने बेसिक्स ज़्यादा क्लियर करवाया। अब हमारे कॉन्सेप्ट तेज़ी से चल जाएंगे। ठीक है, जो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको टेंस ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे मक्खन में से गर्म छुरी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।